हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। और इस एनिमल किंगडम में हम लोग देखते हैं कि जितने भी जंतुएं होती है, जितने भी जंतु होते हैं उनमें यूकेरियोटिक कोशिका होता है। इस जंतु जगत में हम लोग क्या देखेंगे, जितने भी जंतु होते हैं उनमें यूकेरियोटिक कोशिका होता है। अब जरा आप सोचिए कि यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जिसका केंद्रक विकसित होता है। तो वे कोशिकाएं जिनके केंद्रक विकसित होते हैं उन्हें यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसी के अपोजिट या एक और तरह की कोशिकाएं होती है, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसके कोशिका विकसित नहीं होते। जो अल्प विकसित केंद्रक वाले कोशिका होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक क्या होते हैं, विकसित सेल होते हैं, डेवलप्ड सेल। विकसित कोशिका क्या कहलाता है, यूकैरियोटिक। तो जंतु जगत में जितने भी जंतु अभी हम लोग देखेंगे उन सब में क्या होगा, यूकैरियोटिक कोशिका, उनके कोशिकाएं क्या होगी, विकसित होगी। जंतु जगत में दो तरह के जंतु होते हैं, एक कोशिका वाला जंतु और एक बहुकोशिका वाला जंतु। एक ऐसा जंतु जिसमें एक ही कोशिका है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। जिसे हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं। और एक ऐसा जंतु जिसमें एक से ज्यादा कोशिका है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटाजोआ। क्या क्या जंतु आएंगे जो प्रोटोजोआ में होगा, जरा ये सोचिए। तो प्रोटोजोआ में जो जंतु होते हैं जैसे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गया, युगलिना हो गया, ये सब किसमें आएंगे, ये सब आएंगे प्रोटोजोआ में। और आप जो देख रहे हैं, गाय दौड़ रहा है, भैंस दौड़ रहा है, पक्षी उड़ रही है, हम लोग हैं, हम लोग सब किसमें आएंगे, मेटाजोआ में। सांप है, छुछुंदर है, जो भी कुछ है सब आएगा मेटाजोआ में। तो एक कोशिकी वाले जंतु अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। और हम लोग जो भी कुछ हैं सब किसमें हैं, मेटाजोआ में। अच्छा, अब इसमें हम लोग जंतु जगत में तो बहुत सारे फाइलम हैं, बहुत सारे संघ हैं, लेकिन आज हम लोग एक ही संघ के बारे में पढ़ेंगे और वो संघ क्या होगा, संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के बारे में हम लोग जानेंगे, फाइलम पोरीफेरा। अब पोरीफेरा के वर्ड से समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। ये जो पोरीफेरा है, अगर इसे हम लोग तोड़ें तो क्या होगा, इसे हम लोग तोड़ेंगे दो शब्दों में। एक कहलाएगा पोरस और एक कहलाएगा फेरी। पोरस और फेरी। पोरस का मतलब क्या है, पोर। पोरस का मतलब पोर, और पोर मतलब क्या होता है, छिद्र। पोरस मतलब पोर, पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र। और फेरी का मतलब क्या होता है, फेरी का मतलब होता है टू बेर। टू बेर, टू बेर का मतलब क्या होता है, टू बियर का मतलब क्या होता है, धारण करना। इसका मतलब ऐसे जंतु जिनके शरीर में पोर होते हैं, जिनके शरीर में छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है पोरीफेरा संघ के जंतु। तो पोरीफेरा संघ के जंतु कौन से जंतु होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं जिनके शरीर में छिद्र होते हैं, उसे कहा जाता है पोरीफेरा संघ के जंतु। अच्छा, ये जो पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं ये रहते कहां पर हैं, ये मीठे जल में भी दिखते हैं और ये समुद्र वाले जल में भी दिखते हैं। ये जो पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं ये समुद्र में जो होते हैं वो पत्थर पर कहीं चिपक के रहते हैं। अब जैसे यहां पर आपको ये एक पोरीफेरा संघ का जंतु दिख रहा होगा,
ये जो पोरीफेरा संघ के जंतु हैं ये पत्थर पर चिपक के रहते हैं, समुद्र में पत्थर पर चिपक के। सवाल है क्यों पत्थर पर चिपक के रहता है? समुद्र में जो जल होंगे, जल की धाराएं जो उठती होगी, जो बहती होगी, जरा सोचिए समुद्र में जल एक जगह से दूसरे जगह तक, उसकी धाराएं जब बह रही होगी, है ना, तो क्या होगा? समुद्र के जल में कभी बहाव आ रहा है तो उसके कारण ये पोरीफेरा संघ का जंतु बेचारा बह के चला जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह बेचारा इधर से उधर, उधर से उधर ठोकर खाते हुए कहां कहां भटकेगा। इसलिए बोलता है चाचा एक काम करते, हम पत्थर पर जाके चिपक जाते हैं। तो पोरीफेरा संघ के जंतु क्या करते हैं? पत्थर पर चिपक के रहते हैं। और पत्थर पर चिपकने से क्या होता है? इसे उस जगह का निवास मिल गया, मतलब पत्थर पर रह लेगा एकदम आराम से चिपक के। तो पत्थर को अपना घर समझ के ये उसको क्या करते हैं? जाके चिपक जाते हैं और उसी पर रहते हैं। अब चिपक के अगर रहेगा तो इसको खाने को कौन चीज मिलेगा? खाएगा कौन चीज? तो उसे हम लोग समझते हैं कि क्या ये खाते हैं। एक्चुअल में अभी हमने क्या कहा था कि जो पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं उनके शरीर में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। जैसे ये हमारे पास स्पॉन्ज है, अब ये जो हमारे पास स्पॉन्ज है इसमें छिद्र है बहुत सारा, छोटा छोटा, शायद आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा बहुत सारा छिद्र है। अब मान लीजिए कि पोरीफेरा संघ का जंतु है और ये चिपका हुआ है किसी पत्थर में ऐसे करके। अब होता क्या चाहिए? जब जल का बहाव होगा तो जल इस छिद्र से होते हुए अंदर जाएगा, पोरीफेरा संघ के जंतु के अंदर जल जाएगा, जल के साथ साथ बैक्टीरिया भी ढुक जाएगा, जल के साथ साथ प्लैंकटन भी ढुक जाएगा। और जब इस पोरीफेरा संघ के जंतु के अंदर ये ढुकेगा तो ये जंतु क्या करेंगे? उसे अपना भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे। यानी कि इसके जो छिद्र होते हैं वो इसे भोजन प्राप्त करने में मदद कराते हैं। कैसे मदद कराते हैं? जब जल इससे होके गुजरता है तो जल में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो प्लैंकटन होते हैं, वो ये क्या करते हैं? उसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को जरा अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखते हैं तो ये पोरीफेरा संघ के जंतु हैं। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? जो छोटे छोटे छिद्र हैं बहुत सारे, उस छोटे छोटे छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? उस छोटे छोटे छिद्र को हम लोग ओस्टिया कहते हैं। ओस्टिया, बहुत सारे छिद्र को एक साथ मिला के ओस्टिया कहते हैं। तो पोरीफेरा संघ के जंतु के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे एक साथ किस नाम से जाना जाता है? ओस्टिया के नाम से जाना जाता है। अगर सिर्फ एक छिद्र के बारे में बोला जाए तो सिर्फ एक छिद्र का क्या नाम है? एक छिद्र का नाम ओस्टियम है। ओस्टियम, बहुत सारा छिद्र ओस्टिया, एक छिद्र ओस्टियम। याद रहेगा आपको, बहुत सारा छिद्र ओस्टिया, एक छिद्र ओस्टियम। इसके ऊपर का जो मुंह खाली जैसा दिख रहा आपको, इसको क्या बोलेंगे? ओस्क्यूलम। इसे कहते हैं ओस्क्यूलम। तो जो ऊपर का मुंह होता है इसको क्या कहते हैं? ओस्क्यूलम। इसके अंदर कैविटी होता है, जो इसके अंदर खाली स्थान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पोंजोसेल। तो ये आपको नाम याद रखना है। जैसे पोरीफेरा संघ के जंतु के में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र को क्या बोलते हैं? ओस्टिया। बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? ओस्टिया। एक छिद्र को क्या बोलते हैं? ओस्टियम। एक छिद्र को क्या कहेंगे? ओस्टियम। जो ऊपर के मुंह होते हैं इसका, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओस्क्यूलम। उसे किस नाम से जानते हैं? ओस्क्यूलम। जो अंदर के कैविटी होते हैं, जो खाली जगह होता है, गुफा टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पोंजोसेल। उसे क्या कहते हैं? स्पोंजोसेल। तो ये हमारे पोरीफेरा संघ के जंतु का स्ट्रक्चर है। अब सवाल ये है कि क्या चीजें हैं जो इसे पत्थर में चिपकने के लिए मदद करता है? इसका जो छिद्र वाला स्ट्रक्चर है वही इसको किसी पत्थर पर चिपकने में मदद करता है।
यानी कि इसके छिद्र वाले स्ट्रक्चर ही इसके हेल्प करते हैं। ये तो अच्छा बात है जी। इसका आकार कौन से आकार का होता है? ये कई आकार के हो सकते हैं। इसका कोई एक आकार डिफाइंड नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि इसी आकार के होंगे। ये अनियमित आकार के होते हैं, अलग अलग आकार के। ये बेलनाकार हो सकते हैं, बेलन के आकार के हो सकते हैं। ये शाखाओं के आकार के हो सकते हैं, पेड़ की जो टहनियां होती है उस आकार के ये हो सकते हैं। ये कई आकार के हो सकते हैं। अब एक बहुत ही विशेष चीज जो है, क्या पोरीफेरा संघ के जंतु के अंदर ऊतक होता है? अब जरा देखिए, ये जो जंतु होते हैं इसमें ये बहुकोशिकीय जंतु हैं। जब ये बहुकोशिकीय जंतु हैं तो आपको लगेगा अच्छा बहुकोशिकीय मतलब जिसमें एक से अधिक कोशिका होते हैं। सही बात है, एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने हैं। तो एक से अधिक कोशिका होंगे तो जाहिर सी बात है ऊतक बनाएगा, हो सकता है। लेकिन इसमें कोई ऊतक नहीं होता। पोरीफेरा संघ के जंतु के अंदर कोई ऊतक नहीं होता। अब कैसे संभव है? इसमें जो भी कोशिकाएं होती है वो स्वतंत्र काम करती है। ऊतक की परिभाषा क्या होती है? जब कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर विशिष्ट संरचना बनाती है। कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ गई और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया और वो एक विशिष्ट काम भी करते हैं। जैसे हमारा जो त्वचा है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ गई, त्वचा कोशिकाएं एक साथ जुड़ गई, जुड़ के त्वचा बना, ऊतक बना। जो ऊतक बना उसका काम क्या है? शरीर का रक्षा करना। तो जब कोशिकाएं एक साथ जुड़कर एक विशेष तरह का संरचना बनाती है, एक विशेष तरह का कार्य करती है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक। लेकिन इसमें क्या है? इसमें जो भी कोशिकाएं हैं वो अपना अलग अलग काम करती है, मतलब बाकी से जुड़ने का हमको जरूरत नहीं है। तो पोरीफेरा संघ के जंतु के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो स्वतंत्र कार्य कर रही होती है, वो ऊतक नहीं बनाती। अच्छा, कौन कौन सी कोशिकाएं इसमें कौन कौन सा कार्य करता है, जरा इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके कोशिकाओं में हमारे सबसे पहले जो नाम है उसका नाम है चुआनोसाइट्स। चुआनोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स, एमीबोसाइट्स। तीन नाम, चुआनोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स, एमीबोसाइट्स। अब जरा देखा जाए वो कहां कहां पर है। तो चुआनोसाइट्स अगर देखें हम लोग, ये हमारा पोरीफेरा संघ का जंतु है और इस जंतु में इस वाले स्ट्रक्चर को जूम करके दिखाया गया। इस वाले स्ट्रक्चर को जूम करके दिखाया गया कि यहां पर तीन तरह की कोशिकाएं आपको देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलती है? चुआनोसाइट्स। इसके बाहर के स्ट्रक्चर में क्या आपको देखने को मिलती है? एमीबोसाइट्स। अमीबा का जैसा है इसलिए इसका नाम क्या है? एमीबोसाइट्स। और इसी वाले स्ट्रक्चर में आपको अंदर में एक और देखने को मिलेंगे जिसका नाम है पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स अगर वो हमारे पास है तो हम लोग यहां पर देखते हैं इस वाले पिक्चर में। तो हमारे पास जो पोरीफेरा संघ के जंतु हैं उसके तीन कोशिका। सबसे पहला चुआनोसाइट्स। चुआनोसाइट्स जो होते हैं, इसमें जो चुआनोसाइट्स कोशिका होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो इसके अंदर जल को इंटर करने और जल को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। चुआनोसाइट्स कोशिका पोरीफेरा संघ के जंतु के अंदर जल इंटर करने और जल को बाहर निकलने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। दूसरा पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स कोशिका क्या करते हैं? ये जो स्पॉन्ज होते हैं, ये जो पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं, इसके जो दीवार बने हैं, इसका जो स्ट्रक्चर बना है वो बनाने में कौन हेल्प करता है? पिनाकोसाइट्स कोशिका। पिनाकोसाइट्स कोशिका यानी जल को अंदर और बाहर करने में चुआनोसाइट्स कोशिका, और इसका जो स्ट्रक्चर बना, इसका जो ढांचा बना है वो पिनाकोसाइट्स
कोशिका। इसके अंदर जो कचड़े होते होंगे, जैसे आप खाना वगैरह खाते हैं तो सुबह जाके अपने अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं, उसी तरह इसके अंदर जो कचड़े होते होंगे उसको निकालने के लिए कौन सी कोशिका, उसे निकालने के लिए अमीबोसाइट्स कोशिका। अमीबोसाइट्स कोशिका, तो ये आपको नाम याद रखना है। च्वानोसाइट्स पोरीफेरा संघ के जंतु के अंदर अगर जल इंटर करेगा और जल बाहर आएगा, च्वानोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स इसके जो स्ट्रक्चर बनते हैं अंदर और बाहर के, वो पिनाकोसाइट्स कोशिका। और एमीबोसाइट्स इसके अंदर, स्पॉन्ज के अंदर, पोरीफेरा के अंदर जो अपशिष्ट बनेंगे, जो उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे, उसे बाहर निकालने के लिए अमीबोसाइट्स। अब इस पोरीफेरा संघ के जो जंतु हैं, जो स्पॉन्ज कहिए, कुछ भी कहिए, स्पॉन्ज कहिए या फिर इसका अलग अलग नाम है, सिलिकन स्पंज। तो ये जो जंतु हैं इनका आकार कितना होता है? इनका आकार 1 से 5 मिलीमीटर, सबसे छोटा 1 से 5 मिलीमीटर, और सबसे बड़ा कितना हो सकता है? 1 से 2 मीटर। तो ये सबसे छोटा 1 से 5 मिलीमीटर और ये सबसे बड़ा 1 से 2 मीटर तक हो सकते हैं। ये किस तरह का प्रजनन करता है? क्या ये बढ़ता भी है? 1 से 2, 2 से 4 कैसे होता है? लैंगिक प्रजनन होते हैं इनमें, नर और मादा। इनके अलावा एक विशेष तरह का प्रजनन होता है और वो होता है रीजेनरेशन रिप्रोडक्शन। रीजेनरेशन रिप्रोडक्शन मतलब जैसे आप खीरा लेके काट दीजिए उसको, और जितना भी पीस कटा सोचिए उससे नया नया खीरा हो जाएगा। उस तरह का रिप्रोडक्शन इसमें होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक यहां पर प्लानेरिया के बारे में दिखा रही है। प्लानेरिया है, प्लानेरिया का 3 टुकड़ा कर दिया गया, 1 2 3। इसके सिर से एक नया प्लानेरिया, इसके धड़ से बीच से एक नया प्लानेरिया, और इसके टेल से पीछे वाले हिस्से से एक नए प्लानेरिया का जन्म हो गया। इसका 4 टुकड़ा करते 4 होता। तो इसी तरह करके जो स्पॉन्ज होते हैं, जो पोरीफेरा संघ के जंतु होते हैं, उसमें भी रीजेनरेशन रिप्रोडक्शन होता है। रीजेनरेशन रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए हमारा इतना ही, पोरीफेरा संघ के जंतु तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।